नमस्कार साथियों, एनवीरा प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन इतिहास का एक उत्कृष्ट चैप्टर खिलजी वंश। खिलजी वंश की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ेंगे, साथ ही इस वंश की संपूर्ण ऐतिहासिक डिटेल और इसके प्रमुख शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे और यह वंश जो है कितना ख्यातिपूर्ण रहा था इसकी भी हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त तौर पर बता देता हूँ, इस चैप्टर के दौरान हम विस्तृत डिटेल पढ़ने वाले हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के जो संपूर्ण राजनीतिक राजस्व सिद्धांत हैं, इसके आर्थिक सिद्धांत हैं या फिर अन्य जो कार्य किए गए हैं, उनके दरबारी विद्वान हैं या फिर भारत को जीतने या फिर संपूर्ण क्षेत्रों को जीतने के लिए उसने साम्राज्यिक नीति अपनाई है, उसकी भी सविस्तार व्याख्या करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किन किन क्षेत्रों के ऊपर कब आक्रमण किया गया था। इसके अलावा हम राजस्थान से संबंधित बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आएंगे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। तो शुरू करने जा रहे हैं आज हम खिलजी वंश के बारे में। साथियों, खिलजी वंश जो है, इनका कार्यकाल, टोटल शासकों का कार्यकाल इस वंश का देखने को मिलता है 1290 से लगाकर 1320 ईस्वी। यह सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के मिड लेवल यानी मध्यकालीन इतिहास से लिया गया एक चैप्टर है, जिसे बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर कई सारे कॉम्पिटिशनों के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं सल्तनत काल के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, जिसका नाम है खिलजी वंश। क्योंकि इतना ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खिलजी वंश जब हम पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य विस्तार नीति है, तो इसके तहत राजपुताने के अंदर सबसे ज्यादा रक्तपात या खून खराबा देखने को मिलता है। राजस्थान का एक ऐतिहासिक चैप्टर, राजस्थान के शाके, जौहर, केसरिया, अर्ध शाखा आदि के बारे में भी हमें इसी चैप्टर से पढ़ने को मिलता है। तो शुरू करने जा रहे हैं खिलजी वंश। सुनिए आप, खिलजी वंश जो है, इसका संस्थापक के रूप में देखने को मिलता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हैं, यह गुलाम वंश के अंतिम जो शासक बताए जाते हैं, इनमें एक नाम आता है केकुबाद और दूसरा नाम आता है क्योमर्स। केकुबाद जो हैं, इसको अपंगता अर्थात इनको पैरालिसिस अर्थात लकवा जब मार गया है तो वो अपंग हो गए। ऐसी स्थिति में 3 वर्ष के पुत्र क्यूमर्स को पुत्र शासक बनाया गया था, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। अब मौके की नज़ाकत को देखते हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दोनों बाप बेटे केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली के ऊपर एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यह दिल्ली सल्तनत का सबसे वयोवृद्ध शासक के रूप में जाना जाता। देख लेते हैं इनका कार्यकाल। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हैं, यह तुर्क बताया जाता है। 1290 ईस्वी से लगाकर 1296 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ऐसा बताया जाता है। तो क्यूमर्स और केकुबाद की हत्या करने के बाद में सर्वप्रथम इसने अपना राज्यारोहण किस किले में करवाया था, यह सवाल कई बार पूछा जाता है। तो सुनिए आप, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हैं, ये खिलजी वंश का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी जो हैं, इसका राज्य अभिषेक किले खोरी अर्थात कुल्लागढ़ी नामक महल में 70 वर्ष की आयु में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। सीधी सी बात बताई जाती है सल्तनत काल के अंदर, सुल्तानों के अंदर, कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो सर्वशक्तिशाली होगा वही दिल्ली का सुल्तान बनता था। अब इसमें खून खराबा देखने को नहीं, खून खराबा जो है इतना महत्व नहीं रखता। तो सुनिए आप, किलो खोरी यानी कुल्लागढ़ी के महल में 70 वर्ष की आयु में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्य अभिषेक करवाया। 70 वर्ष की उसकी उस समय अवस्था बताई जाती है। और यह जो कुल्लागढ़ी नामक जो महल है, इसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा करवाया गया। अगर पूछ ले आपको कि किलोखरी महल कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली के समीप ही बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की ऐतिहासिक जानकारी की बात कर रहे हैं। तो सुनिए आप, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हैं, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे वयोवृद्ध शासक बताया जाता है, जो रक्तपात में विश्वास नहीं करता। इतिहासकार कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी कहता था कि मुझे रक्तपात में ज्यादा विश्वास नहीं है, मुझे केवल शांति के साथ में अपना शासन संचालित करना है। और दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी। कैसी नीति अपनाई थी? उदार नीति अपनाई थी। बहुत सारे इतिहास गवाह है, इतिहास में बहुत सारे शासक ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने
हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर और बौद्ध भिक्षुओं के साथ में बहुत ही क्रूरता अपनाई थी, रक्तपात किया था, बहुत ही कत्ले आम मचाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो हैं ये हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाने वाला शासक बताया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं फिरोज शाह जो आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो बताया जाता है, इनका एक भतीजा बताया जाता है, बहुत ही खतरनाक शासक बताया जाता है खिलजी वंश का, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो फिरोज शाह खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा बताया जाता है। अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अलाउद्दीन जो खिलजी हैं इसे देवगिरी अभियान के ऊपर भेजा गया था। किस अभियान के ऊपर? देवगिरी अभियान के ऊपर भेजा गया था। और देवगिरी का शासक बताया जाता है रामचंद्र देव। और यह किस वंश का था? तो यह यादव वंश का शासक बताया जाता है। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध को फतेह किया था और देवगिरी को जीतकर सल्तनत काल का जो सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अंदर अभियान रहा था वो सफल रहा था। और अगर पूछ ले कि तुर्कों की तरफ से दक्षिण भारत के ऊपर पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो क्रूर शासक बताया जाता है, महत्वाकांक्षी बताया जाता है, लेकिन शुरुआती क्षणों के अंदर जलालुद्दीन खिलजी का बहुत ही विश्वास पात्र एक सैनिक बताया जाता है, एक मुलाजिम बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी विश्वास पात्र था, इसी के कारण जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री जिसका नाम मलिका ए जहां जो जलालुद्दीन की पुत्री बताई जाती है, जिसका निकाह किसके साथ में करवा दिया गया? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में निकाह करवा दिया गया। साथियों, जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी पत्नियों का भी जिक्र आता है। तो इसमें पहली पत्नी का नाम आता है आपके मलिका जहां, दूसरी पत्नी का नाम मेहरू और तीसरी पत्नी का जो नाम हमें देखने को मिलता है वो कमला देवी, जो गुजरात के शासक कर्ण की पूर्व पत्नी बताई जाती है, जिसे छीन कर लेके आया गया था। और एक मराठी पत्नी और बताई जाती है जिसका नाम था चिमना। ये चार पत्नियों का जिक्र हमें इस सल्तनत काल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की पत्नियों के रूप में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जब हम उपलब्धियां पढ़ते हैं तो यह रक्तपात में विश्वास नहीं करता था, लेकिन अनबन हो गई थी एक बार सूफी संत फकीर के साथ में, जिसका नाम बताया जाता है आपके सिद्दी मौला। तो ईरानी फकीर सिद्दी मौला को जलालुद्दीन खिलजी ने हाथी के पांव के नीचे कुचलवार कर उसकी क्या करवा दी? हत्या करवा दी और उसे मरवा डाला। बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में ऐसी कोई ऐतिहासिक घटना घटी, तो बता देता हूं कि जलालुद्दीन खिलजी या फिर खिलजी वंश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो खिलजी वंश ही वो समय था जिसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो मंगोल हैं वो भारत की तरफ अग्रसर हुए थे। वैसे 5000 मंगोल जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली के इर्द गिर्द आकर बस गए थे, जिनको रातों रात खत्म करवा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगभग 2000 मंगोल दिल्ली के मंगोलपुरी में अपना धर्म परिवर्तन करके आकर बस गए थे। इन्होंने इस्लाम धर्म को अंगीकार किया और दिल्ली के मंगोलपुरी में आकर ये बस गए। इसी के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें नवीन मुसलमान का दर्जा दिया गया था। तो ये किसके शासनकाल में? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में यह सक्षम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हत्या। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या का जिक्र अगर पढ़ने को मिले तो मैंने पहले बताया कि देवगिरी अभियान के ऊपर अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। तो देवगिरी फतेह के उपलक्ष्य में भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गए। जलालुद्दीन खिलजी जो हैं इसकी निर्मम हत्या, महत्वाकांक्षी बता दिया मैंने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी निर्मम हत्या कर दी और स्वयं को अपने आप को क्या घोषित कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का अगला सुल्तान बन बैठा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे क्रूर, महत्वाकांक्षी और साम्राज्य विस्तार नीतियों का अवलंबन करने वाले शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी निकलकर सामने आएगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का राजपुताने को विजित या राजपुताने के से संबंधित अटैक जो हुए हैं, जिसके अंदर रणथंभौर हैं, चित्तौड़गढ़ हैं, इसके अलावा शिवाना दुर्ग हैं और अलग पड़े तो जालोर दुर्ग के ऊपर जो आक्रमण किया गया था वो अलग से एक चैप्टर बनाकर हम उसको बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की जो ऐतिहासिक जानकारी पढ़ने को मिलती है, खिलजी वंश की सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी यह अलाउद्दीन खिलजी की है। तो शुरू करते जा रहे हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की ऐतिहासिक जानकारी। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल हमें देखने को मिलता है साथियों, यह 1296 से लगाकर 1316 ईस्वी तक बताया जाता है। शासक बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो उपाधि अंगीकार की है, इन्होंने 2 उपाधियां अंगीकार की है। एक उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई जाती है, वो है आपके सिकंदर ए शानी, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, जो संपूर्ण विश्व को जीतने की ताकत रखता था, हौसला रखता था और स्वप्न संजोए हुए बताया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल और इनकी उपाधियां हमने पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं इनका वास्तविक नाम। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनका वास्तविक नाम बताया जाता है अली गुस्सार्फ। अली गुस्सार्फ इनका वास्तविक नाम बताया जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम, अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। चूंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जो अपने चाचा थे, चाचा की हत्या करने के बाद में अपने आप को स्वयं को क्या कर दिया, बादशाह घोषित कर दिया। बादशाह बनने के बाद में एक बात जरूर ध्यान रखना कि इन्होंने खलीफाओं के आदेश को मानना बिल्कुल खारिज कर दिया। अपना स्वयं का एक आदेश नियमावली बनाना शुरू कर दिया और अपना ही आदेश अर्थात सुल्तान का आदेश सर्वोपरि बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। और एक कार्य, इन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया, क्योंकि यह देखने को मिला है कि खलीफाओं का जो दबदबा है वो सर्वाधिक सुल्तान के ऊपर होता था। सुल्तान जो है ये खलीफाओं की देखरेख में शासन करते थे। तो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सुनियोजित राज्य अभिषेक करवाया था। अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की पत्नियों का जिक्र पढ़ लेते हैं। सुनिए आप, अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, इनकी पहली पत्नी बताई जाती है मलिका-ए-जहां। मलिका-ए-जहां पुत्री बताई जाती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। अपने चाचा की ही पुत्री से निकाह किया। पत्नी का नाम मलिका-ए-जहां बताया जाता है। दूसरी पत्नी बताई जाती है इनकी मेहरू, और मेहरू बहन बताई जाती है अलप खां की। अलप खां चूंकि अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेना कमांडर भी हमें देखने को मिलता है, सेना अध्यक्ष भी देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं कमला। कमला जो पत्नी हमें देखने को मिलती है अलाउद्दीन खिलजी की, यह गुजरात के शासक कर्ण की पूर्व पत्नी, कर्ण की पूर्व पत्नी बताई जाती है कमला। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट कर्ण ने अपनी पुत्री का नाम बताया जाता देवल रानी, और पत्नी कमला जो है इसे सुपुर्द कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, जिसे बाद में कहाँ लेकर आया गया था, दिल्ली लेकर आया गया था। अंतिम एक पत्नी का नाम और जिक्र देखने को मिलता है, जिसका नाम चिमना बताया जाता है। ये मराठी बताई जाती हैं। चिमना मराठा वंश की इनकी एक पत्नी बताई जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। और चिमना का जो जिक्र हमें देखने को मिलता है, यह मोहम्मद शाह के साथ में इनके अनैतिक संबंध देखने को मिलते हैं, जिसके कारण रणथंभौर का शाखा बताया जाता है, क्योंकि रणथंभौर का शासक हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा मोहम्मद शाह जिसे शरण देने के कारण 1301 ईस्वी में रणथंभौर का शाखा हुआ था। तो पत्नियों की जिक्र हमने पढ़ लिए। बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों के या संतानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला पुत्र खिज्र खां, क्या नाम, खिज्र खां। साथियों, बात अगर अमीर खुसरो की करें, खजाइनुल फुतूह है, मिफ्ताहुल फुतूह है, या फिर खिज्र खां देवल रानी प्रणय, यह ग्रंथ लिखने वाला बताया जाता है अमीर खुसरो, जिसे तोताए हिंद हमने आगे पढ़ लिया था, जिसने 8 सुल्तानों का शासन काल देखा था। अमीर खुसरो वह विद्वान बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो अलाउद्दीन खिलजी के अनेक सैन्य अभियानों में उसकी सेना के साथ में जाता है, और जो अक्सर हर एक युद्ध का बारीकी से अपने ग्रंथ के अंदर रोचक वर्णन करता है। तो पहला पुत्र खिज्र खां हो गया, दूसरा शादी खां, तीसरा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, और अंतिम शहाबुद्दीन उमर बताया जाता है। वैसे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी बनता है, और उत्तराधिकारी बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जितने भी नियमावली बनाए गए, कठोर नियम बनाए गए, सारे नियमों को खारिज कर देता है और अपने
अपने आप को खलीफा घोषित कर देता है। इतिहासकार हुए थे जिनका नाम बताया जाता है बर्नी। बर्नी इतिहासकार लिखता है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह वह शासक था दिल्ली सल्तनत का जो कभी कभार नग्न अवस्था में भी कहाँ आ जाता था, दरबार में आ जाता था। तो 4 पुत्रों के बारे में पढ़ लिया और पुत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पुत्री का नाम बताया जाता है फिरोजा। फिरोजा जो है इसके प्रेम संबंध बताए जाते हैं वीरमदेव के साथ में। वीरमदेव कहाँ का शासक था, तो वीरमदेव शासक बताया जाता है जालोर का, जो कानरदेव सोनगरा का पुत्र बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की ऐतिहासिक जानकारी पढ़ रहे हैं तो बात कर लेते हैं सेना अध्यक्षों के बारे में। तो सेना अध्यक्षों का जिक्र अब जब हमें पढ़ने को मिलता है तो इनमें सर्वप्रथम नाम आता है अलप खां, दूसरा नाम आता नुसरत खां। अलप खां, नुसरत खां, मलिक काफूर, उलुग खां और कमालुद्दीन गुर्ग। वापस रिपीट कर देता हूं, कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग जिसे जालोर के ऊपर 1311 ईस्वी के अंदर आक्रमण करने के लिए प्रमुख सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बात उलुग खां की करें तो उलुग खां, अलप खां, नुसरत खां, इन्होंने अपना बहुत ही बड़ा रोल अदा किया था सेना अध्यक्ष होते हुए, जिनके अंदर रणथंभौर दुर्ग विजय और चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय के समकक्ष देखने को मिलता। लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध जो सेनाध्यक्ष देखने को मिलता है वह मलिक काफूर बताया जाता है। मलिक काफूर जो है यह एक हिंजड़ा बताया जाता है। इस हिंजड़े को गुलाम या चाकर के रूप में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे का नाम अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट के तौर पर, उपहार के तौर पर इस चाकर को सौंपा था। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के अंदर सर्वाधिक धन दौलत लूटने वाला जो प्रमुख सेनाध्यक्ष बताया जाता है वह मलिक काफूर बताया जाता है। मलिक काफूर जो हैं इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बताया जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। इतिहासकार यहाँ तक बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के अनैतिक संबंध भी किसके साथ, मलिक काफूर के साथ बताए जाते हैं। चूंकि सबसे प्रसिद्ध जो इनका एक अभियान हुआ था तेलंगाना अभियान, तो तेलंगाना अभियान के दौरान वहाँ के शासक ने मलिक काफूर को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। किसका हीरा, कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। 4 सेनाध्यक्षों के बारे में डिटेल हमने पढ़ ली है। आगे बढ़ते हैं और ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो साथियों ध्यान रहे कि मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण जो है खिलजी वंश के शासनकाल में हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण जिन्हें खत्म करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, तो नीति का नाम रक्त व तलवार या लोह व तलवार की नीति के कारण बहुत सारे मंगोला का दमन किया था। निर्ममता से इनकी क्या कर दिया, दमन कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो हैं यह शासक बनने के बाद में इसने बहुत ही प्रसिद्ध रूल्स बनाए हैं, जनता से संबंधित हो या भू राजस्व से संबंधित। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश जो शासक बनने के बाद में इन्होंने जारी किए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो अध्यादेश जारी किए हैं 4 प्रसिद्ध बताए जाते हैं। नंबर 1, जितने भी अमीर वर्ग थे उनकी सर्व संपत्ति सब कुछ उनसे जब्त कर लिया जाए और उसे खालसा भूमि यानी सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया जाए, जिसके कारण भू राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। ये पहला इन्होंने अपना अध्यादेश जारी किया था। दूसरा अध्यादेश जारी किया कि दिल्ली में मद्य यानी शराब पर इन्होंने पूर्णतः क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। पार्टी जो भी होती थी इन अमीरों के अंदर, तुर्कों के अंदर, अमीर वर्गों की, तो इन पार्टियों के अंदर, इन महफिलों के अंदर यह अलाउद्दीन के खिलाफ कोई रणनीति तैयार न कर ले, इसलिए इन्होंने मद्य पर रोक लगा दी। नंबर 3, तीसरी अर्थात इन्होंने जो अध्यादेश जारी किया उसमें गुप्तचर प्रणाली का गठन सामने आता है, जिसके तहत अपने जितने भी शत्रु थे उनका निर्ममता से दमन कर दिया था। और चौथा इनका अध्यादेश बताया जाता है कि अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव पर हमेशा के लिए इन्होंने क्या लगा दी, रोक लगा दी, ताकि ये एक दूसरे से ना ही मिलेंगे ना ही मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे। तो इनके 4 अध्यादेश बहुत प्रसिद्ध हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के
राजस्व सिद्धांत कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो साथ ही मैं बता देता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था, साथ ही काला बाजारी को रोका गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अगर कोई दुकानदार हाट बाजार में कम तोलता हुआ दिखाई दे जाए या पकड़ा जाए तो जितना कम तोला है उसके शरीर का एक भाग काट कर निकाल लिया जाता था वजन के अनुसार। तो बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से बिल्कुल क्या कर दिया, अलग कर दिया। राजनीति को धर्म से अलग किया और खलीफा के हस्तक्षेप को अस्वीकार किया है। खलीफा के जो राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ करते थे सुल्तान के ऊपर, उनको निर्ममता से इनका दमन कर दिया। अब खलीफाओं का जो रोल है हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने एक उपाधि धारण की है, यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मोमिनीन। इस उपाधि का अर्थ होता है खलीफा का नायब। नायब का मतलब होता है प्रमुख उच्च अधिकारी, स्वामियों अधिकारियों का स्वामी, अर्थात यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मोमिनीन अर्थात खलीफा का स्वामी अपने आप को इन्होंने क्या कर दिया, घोषित कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी विद्वान जिसका नाम अमीर खुसरो बताया जाता है, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को किस प्रकार प्रस्तुत किया है अपने ग्रंथों के अंदर। तो दरबारी विद्वान जिसका नाम अमीर खुसरो, जो अपनी मूर्खियों के लिए, ठुमरियों के लिए, कोल कवाली कहावतों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध बताया जाता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह, अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा बताया है। किसका चरवाहा? जनता का चरवाहा बताया है। किसने? अमीर खुसरो के द्वारा। साथियों, यह वही अमीर खुसरो हैं जो प्रत्यक्षदर्शी बताया जाता है आपके अलाउद्दीन खिलजी के हर एक आक्रमण का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ रणथंबोर दुर्ग जो है, इसके बारे में अमीर खुसरो के द्वारा जो वर्ड्स निकले गए हैं वह यह निकले गए हैं कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। किसका गढ़ हो गया? इस्लाम का गढ़ हो गया। किसके द्वारा कहा गया है? अमीर खुसरो के द्वारा कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा जो ठुमरियाँ लिखी गई हैं, दोहे लिखे गए, बहुत प्रसिद्ध हुए थे कि इस हुस्न जवानी से मांग कर लाए हैं 4 दिन, 2 दिन आरजू में गुजर गए, 2 दिन इंतज़ार में गुजर गए। लिखने वाले कौन? अमीर खुसरो, जिसने हिंदवी और फारसी भाषा के अंदर अपनी कविताएं लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने शासनकाल के अंदर मैं साथियों और बता देता हूं कि खिलजी वंश जो है सल्तनत काल का सबसे प्रसिद्ध वंश बताया जाता है। अनेकों बार इससे संबंधित सवाल निकलकर सामने आए हैं। तो साथियों, बात कर लेते हैं प्रशासनिक सुधारों की। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह बनने, सुल्तान बनने के बाद में इसने कौन कौन से विभाग बनाए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुनिए आप, पहला जो विभाग इन्होंने बनाया वो है आपके दीवान ए रियासत, अर्थात अपनी सल्तनत के अंदर आर्थिक मामलों की जो देखरेख करने वाला जो प्रमुख विभाग है उसका नाम दीवान ए रियासत रखा। नंबर 2, दूसरा जो विभाग है वो है आपके बरीद ए मुमामलिक, गुप्तचर विभाग जिसे बरीद ए मुमामलिक नाम से जाना जाता है। तीसरा है मुंतशिब, अर्थात जनसाधारण के आचार की रक्षा करने का जो विभाग बनाया गया है उसे मुंतशिब के नाम से जाना जाता है। मुंतशिब के बारे में बात कर ली, तो अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में कि शासक बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जो आर्थिक सुधार किए हैं वो कौन कौन से किए। तो सुनिए आप, अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार हमें पढ़ने को मिलते हैं, इनमें पहला बाजार नियंत्रण, काला बाजारी के रूप ऊपर रोक लगाई गई थी, कम तोलने पर रोक लगाई गई थी, कोई भी माल को स्टोर करके मूल्य वृद्धि करके नहीं बेच सकता था इनके शासन काल में। नंबर 2, भूमि की पैमाइश के बाद में भू राजस्व निर्धारित, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कमजोर भूमि है, बंजर भूमि है, दलदली है तो इसके ऊपर कम
कर निर्धारित किया जाता था भू राजस्व के तौर पर, अर्थात भूमि अगर अच्छी क्वालिटी की है तो उसके ऊपर ज़्यादा भू राजस्व लगाया जाता था। नंबर 3, राशनिंग की व्यवस्था। राशनिंग व्यवस्था यानी निर्मम जनता जो है इनके खाने पीने के भी अलाउद्दीन खिलजी ने अच्छी तरीके से व्यवस्था कर रखी थी। बात कर लेते हैं इनके द्वारा जो नियोजित कर लगाया गया था भू राजस्व के रूप में, वह था आपकी उपज का 50% यानी 1/2 सुनियोजित कर प्रणाली अपनाई गई थी। बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में और कौन कौन से कर हमें देखने को मिलते, तो सुनिए आप। अलाउद्दीन खिलजी ने आवास कर, रहवास के लिए जो भूमि थी जिसके ऊपर मकान वगैरह वगैरह बनाए जाते थे उसके ऊपर भी कर लगाया जाता था। चराई कर, अर्थात जो दुधारू पशु हुआ करते थे उनके ऊपर भी गिनती के अनुसार कर लगाया जाता था। नंबर 3, जजिया कर। जजिया कर लगाया जाता था गैर मुसलमानों के ऊपर, जो हिंदू हुआ करते थे इनके ऊपर ये कर लगाया गया था, लेकिन इनके अंदर बच्चों को, बुढ़ों को, विकलांगों को छूट दी गई थी। नंबर 3, 4, चौथा जो कर निर्धारित किया गया था वह था खम्स, अर्थात कहीं पर भी सैन्य अभियान होता है, लूट के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसके ऊपर भी कर लगाया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी का। और अंतिम जो लगाया गया था जकात, जो मुसलमानों से लिया जाता था, ये संपूर्ण संपत्ति का 2.5% नियोजित किया गया था। बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों की। इनमें से कई बार सवाल पूछ जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो साम्राज्य विस्तार के लिए जो सैन्य अभियान अपनाए गए थे, अभियान किए गए थे, उनमें देवगिरी का अभियान हुआ था सर्वप्रथम, जिसके अंदर 1296 ईस्वी बताया जाता है समय। दूसरा गुजरात विजय राजा कर्ण बताया जाता है, जिसकी रानी कमला देवी और देवल जो बेटी थी उसके छीन लिया गया था। नंबर 3, रणथंभौर विजय रणथंभौर या रणथपुर, जो 1301 ईस्वी के अंदर बताया जाता है। साथियों अगर पूछ ले कि रणथंभौर दुर्ग का जो कुंजी बताई जाती है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, तो नाम आता है जैन दुर्ग, जो गुरुदास सैनी, जो एकमात्र माली का जिक्र में भारतीय इतिहास के अंदर पढ़ने को मिलता है, से संबंधित बताया जाता है। यह वही गुजरात विजय है जिसके ऊपर कभी इनके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अटैक किया था और असफलता हाथ लगने पर इनके द्वारा जो वक्तव्य निकला है प्रसिद्ध, यह बताया गया है कि मैं ऐसे सैकड़ों दुर्गों को, हजारों दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर मानता हूं। और जब जीत नसीब हो गई है अलाउद्दीन खिलजी को, तब प्रसिद्ध वक्तव्य निकला है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफ्र का अर्थ होता है धर्म विरोधी। आगे बढ़ते हैं नंबर 4, चित्तौड़ अर्थात मेवाड़ विजय, जो 1303 के अंदर ऐतिहासिक विजय होती। गुहिल वंश जो 567 ईस्वी के अंदर स्थापित किया गया था, इसके अंदर 36वां शासक हुआ था जिसका नाम राणा रतन सिंह बताया जाता है। रतन सिंह जो है इसके अंदर केसरिया किया और पद्मावती ने यहाँ पर जोहर किया था अनेक वीरांगनाओं के साथ में। और यहाँ पर बलिदान आपके किसका देखने को मिलता है? आपके गोरा और बादल का। आगे बढ़ते हैं मालवा विजय जो 1305 ईस्वी में, जालोर विजय जो 1311 ईस्वी के अंदर होती। अगर पूछ ले साथियों कि जालोर दुर्ग जो है इसकी कुंजी किसे कहा जाता है, मारवाड़ या जोधपुर दुर्ग की मेहरानगढ़ की कुंजी किसे कहा जाता है, तो नाम आता है आपके सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो है जिसका नाम हमें पढ़ने को मिलता है, तो जालोर जिसके ऊपर 1311 ईस्वी के अंदर कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में अटैक किया गया था, जिसके अंदर कानड़ देव जो शासक बताया जाता है इसने अपना सर अर्पित कर दिया अपनी कुल देवी आशापुरा माता को। अगर पूछ ले साथियों कि जालोर स्थित जो राजवंश है सोनगरा चौहान, यह कहाँ से निकला, तो निकला है नाडोल से, जो पाली में पड़ता है। यहाँ पर स्थित 1181 ईस्वी में निर्मित एक शिलालेख है, मकराना का शिलालेख, जिसके अंदर यहाँ सोनगरा चौहान का जो प्रथम पुरुष बताया जाता है अल्हड़ को, और संस्थापक जो बताया जाता है वो कीर्तिपाल को बताया जाता है। कीतु एक महान शासक जो शैव धर्म का अनुयायी बताया जाता है। किस अभिलेख में पढ़ने को मिलता है? मकराना शिलालेख के अंदर। अंतिम तेलंगाना विजय, इसके दौरान मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का चाकर बताया जाता है को रुद्रदेव ने
अपना स्वयं को हारा हुआ घोषित करके कोहिनूर हीरा भेंट किया था। किसको? मलिक काफूर को। आगे बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसके द्वारा अलाई दरवाज़ा भी निर्माण करवाया गया था और बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहा है खिलजी वंश का। बात अगर इनके उत्तराधिकारियों की करें तो उत्तराधिकारियों में नाम आता है आपके मुबारक शाह। लेकिन अगर पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इनकी मृत्यु क्यों हो गई थी, तो मृत्यु बताई जाती है अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में। और मृत्यु का रीज़न बताया जाता है कि मलिक काफूर जो बताया जाता है, मलिक काफूर डेली अलाउद्दीन खिलजी को खाने में क्या देने लगे था? स्लो पॉइजन, जहर देने लगे था, जिसके कारण तबीयत बिगड़ी और 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में जो उसका उत्तराधिकारी बनता है उसे मुबारक शाह खिलजी के नाम से जाना जाता है। अपने पिता के द्वारा नियोजित जितनी भी नियमावली हैं उसका खंडन कर दिया, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। किसने? मुबारक शाह ने। और इतिहासकार बर्नी लिखता है कि कभी कभी नग्न अवस्था में ही दरबार में उपस्थित हो जाता था। कौन? मुबारक शाह खिलजी। और खिलजी वंश का अंतिम शासक जिसे खुसरो शाह के नाम से जाना जाता था, जो पहले हिंदू था और मुसलमान धर्म अंगीकार करके शासक बना है। और इसके लिए जो मुसलमानों के द्वारा जो नारे लगाए गए अंतिम शासक खुसरो शाह के लिए, वो नारे बताए जाते हैं आपके इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है। यह खिलजी वंश का अंतिम शासक के बारे में हमने ऐतिहासिक जानकारी पढ़ ली। साथियों, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम अलाउद्दीन खिलजी के राजपूताना के साथ में जो सैन्य अभियान है बड़े रोचक ढंग से मैप के अकॉर्डिंग आपके सामने अगली क्लास के अंदर लेकर आएंगे। धन्यवाद।